Good morning, students. Myself Rajeshwari Devi Rathod, Assistant Professor in the Department of History. आज हम BA Part 3 का जो है पेपर, फर्स्ट पेपर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास, उसका हम नया टॉपिक ले रहे हैं 1857 का विप्लव या 1857 की क्रांति। पहले हम लेंगे 1857 की क्रांति के कारण। पहला कारण है राजनीतिक कारण। अंग्रेज़ों की राजनीतिक कारण के अंतर्गत है अंग्रेज़ों की कुटिल साम्राज्यवादी नीति। सन 1757 से 1857 तक अंग्रेज़ों ने कुटिल साम्राज्यवादी नीति अपनाकर समस्त देशी राजाओं को पंगु बना दिया था। कितने ही राज्यों को उन्होंने अंग्रेज़ी राज्य में विलीन कर लिया था। भारत की सारी राजनीतिक सत्ता अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली थी। लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरलों ने उचित अनुचित प्रत्येक ढंग से अनेक राज्यों का अपहरण किया। गोद निषेध नीति के द्वारा अनेक राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया और राजाओं और नवाबों की पेंशनें बंद कर दी तथा उनके पद भी छीन लिए। संबलपुर, सतारा और नागपुर के अपहरण से मराठे उत्तेजित हो उठे। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी न मानकर एवं नाना साहेब की पेंशन बंद करके लॉर्ड डलहौजी ने उन्हें अपना शत्रु बना लिया। दूसरा है राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही अपदस्थ सैनिक। अंग्रेज जिस देशी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाते थे वे वहाँ के सभी उच्च अधिकारियों को पदच्युत कर देते थे। वहाँ की सेना को भंग कर अपनी स्वयं की सेना रखते थे। अपदस्थ अधिकारी और बेरोजगार सैनिकों में असंतोष फैलता था। अंग्रेज़ों की इस नीति से कई लोग बेकार होकर अंग्रेज़ों के घोर शत्रु बन गए। नेक्स्ट तीसरा है अवध का विलीनीकरण। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब को अपदस्थ कर दिया और अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अवध की जनता ने अंग्रेज़ों की इस अन्यायपूर्ण कार्यवाही का घोर विरोध किया और उन्होंने इस अन्याय का बदला लेने का भी निश्चय कर लिया। नेक्स्ट चौथा है नाना साहेब की पेंशन बंद करना। नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था। 1852 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब की 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी और उसकी बिठूर की जागीर को भी जब्त कर लिया। इससे नाना साहेब में तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है पांचवा प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध की घटना से भारतीयों के मन में यह बात घर कर गई कि यदि अफगान अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से टक्कर ले सकते हैं तो भारतीय क्यों नहीं ले सकते। इसी समय यह अफवाह भी फैल गई कि रूस क्रीमिया युद्ध का बदला लेने के लिए भारत पर आक्रमण कर रहा है। उससे भारतीय अधिक प्रोत्साहित हुए क्योंकि उनका विचार था कि जब अंग्रेज रूस के साथ युद्ध में उलझे हुए होंगे तब उनके विरुद्ध विद्रोह करने में सफलता मिल सकती है। तो ये थे राजनीतिक कारण। नेक्स्ट अब दूसरा लेंगे हम सामाजिक कारण। इसमें पहला है भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। अंग्रेज़ों ने शासक और शासित के बीच दीवार खड़ी कर दी। वे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते और उनके साथ पशु तुल्य व्यवहार करते थे। उन्होंने फूट डालकर हिंदुओं और मुसलमानों को भी अलग अलग रखा और उन्हें एक नहीं होने दिया। उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों की अवहेलना कर अपनी सभ्यता को बरबस उन पर लादा। भारतीयों को सुअर, हबशी, मूर्ति पूजक आदि कहकर पुकारा जाता था और उन्हें अपमानित किया जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा संचालित होटलों और क्लबों की तख्तियों पर लिखा होता था कुत्तों और भारतीयों के लिए प्रवेश वर्जित है। दूसरा था अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया परंतु भारतीय जनता ने समझा कि अंग्रेज इस बहाने उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, अतः उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का भी विरोध किया। तीसरा था भारतीय संस्कृति का उपहास। अंग्रेज लोग हिंदू देवी देवताओं को ही नहीं मोहम्मद साहेब को भी अपमानित किया करते थे। मूर्ति पूजा का उपहास किया जाता था। भारतीयों के रीति रिवाजों को निकृष्ट बताया जाता था और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति पर कीचड़ उछाला जाता था। इस कारण भी भारतीयों में तीव्र आक्रोश था। नेक्स्ट है सैनिक कारण। अंग्रेज़ों का भारतीय सैनिकों के प्रति सद्व्यवहार नहीं था। उन्होंने अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन उन्हें यानी भारतीयों को अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले बहुत कम वेतन मिलता था। सेना में उच्च पदों पर अंग्रेज़ों को ही नियुक्त किया जाता था। भारतीयों को उच्च पदों के योग्य नहीं समझा जाता था। भारतीय सैनिकों को संदेह की दृष्टि से भी देखा जाने लगा, इसीलिए उनकी टुकड़ियां अलग अलग स्थानों पर रखी जाती थीं।
क्रांति के समय अनुशासन में भी शिथिलता आ गई थी, क्योंकि उच्च सैनिक पदाधिकारी राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए चले गए थे। 1856 में कंपनी की सेना में लगभग 2,38,000 भारतीय तथा 45,322 अंग्रेज सैनिक थे। अनेक ऐसे क्षेत्र भी थे जहां केवल भारतीय सैनिक ही नियुक्त थे और अंग्रेज सैनिकों की संख्या नगण्य थी। अतः कंपनी की दुर्बलता से भारतीय सैनिक परिचित थे। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इससे भी सेना में भारी असंतोष व्याप्त हुआ और उन्होंने विद्रोह करने का निश्चय कर लिया। अगला कारण था धार्मिक कारण। अंग्रेजों ने मुसलमानों की तरह प्रारंभ में धर्म फैलाने का कार्य नहीं किया। वे धर्म प्रचार करने नहीं अपितु धन बटोरने के लिए भारत आए थे, किंतु उनके साथ ईसाई धर्म प्रचारक भी आए थे, जो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। इन ईसाई प्रचारकों को सरकारी कोष में से धन की सहायता दी जाती थी तथा ईसाई बनने वालों को सरकारी नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाती थी। ईसाई धर्म प्रचारक कभी कभी उद्दंडता का व्यवहार करते थे। वे खुल्लम खुल्ला हिंदू धर्म और इस्लाम की निंदा करते थे। उनके अवतारों और पैगंबरों को अपशब्द कहते थे। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इसमें सरकार की नीति धर्मनिरपेक्ष रही। उन्होंने किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया, तथापि परोक्ष रूप से सरकार ने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग दिया। उदाहरण के लिए, धर्म परिवर्तन करने पर पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों ने इस नियम की अवहेलना करके 1850 में एक एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म अपनाने वालों को पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा। इससे हिंदुओं में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट था आर्थिक कारण। अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में देशी नरेश थे। चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, वे भारत की भूमि को अपनी मातृभूमि समझते थे। ये नरेश कृषकों और श्रमिकों की दशा को भी उन्नत करने का प्रयास करते थे। व्यापार और व्यवसाय के विकास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। उनके समय में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आया और भारतवर्ष सदा समृद्धशाली बना रहा। लेकिन अंग्रेजों ने भारत में आते ही दोनों हाथों से धन बटोरना शुरू कर दिया और वह धन विदेश जाने लगा। दोनों हाथों से धन बटोरने का मतलब था व्यापार और अनेक प्रकार के कर व लगान द्वारा अंग्रेजों ने भारत के उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया। भारत में इंग्लैंड का बना माल खपाकर इंग्लैंड को मालदार बनाया जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीयों की जमीन जायदाद भी छीन ली और उनके धन वैभव को लूटा। इस प्रकार उनको सब प्रकार से दुखी और दयनीय बना दिया। डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 7 बार अकाल पड़ा, जिसके कारण 15 लाख लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा। नेक्स्ट है प्रशासनिक कारण। अंग्रेजों ने आरंभ से ही प्रशासन में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। यद्यपि 1833 के चार्टर एक्ट में जाति और रंगभेद नीति समाप्त कर कंपनी की सेवा में भारतीयों को लेने की घोषणा की गई थी, परंतु इस एक्ट की यह धारा कभी कार्यान्वित ही नहीं की गई। न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ समझे जाते थे तथा भारतीय न्यायाधीशों की अदालतों में उनके विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता था। उनकी न्याय प्रणाली में अत्यधिक धन और समय नष्ट होता था। भू राजस्व प्रणाली को नियमित करने के नाम पर जमींदारों के पदों की छानबीन की गई और अनेक लोगों की जमीनें छीन ली। कृषकों की दशा सुधारने के लिए स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी प्रणाली लागू की गई और प्रत्येक बार किसानों से पहले की अपेक्षा अधिक लगान लिया जाने लगा। और नेक्स्ट लास्ट कारण था तात्कालिक कारण। ठीक ऐसे वातावरण में चर्बी वाले कारतूस की घटना घटित हुई। ब्रिटेन में एक एनफील्ड राइफल का आविष्कार हुआ। इस राइफल में विशेष प्रकार का कारतूस प्रयोग में लाया जाता था, जिसको चिकना करने हेतु गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था और इसे मुंह से खोलना पड़ता था। भारतीयों में यह अफवाह फैल गई तथा 26 फरवरी 1857 को बरहामपुर के सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने वह सैनिक टुकड़ी भंग कर दी। सैनिकों ने विद्रोह खड़ा कर दिया तथा अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी, जिससे अंग्रेज अधिकारी मारा गया। मंगल पांडे को बंदी बनाकर मौत की सजा दी गई। चर्बी वाले कारतूस की खबर मेरठ भी पहुंच गई। 10 मई 1857 को मेरठ की एक सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। तत्पश्चात विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर चल पड़े और इस प्रकार से ये क्रांति का आरंभ हुआ या सूत्रपात हुआ।
तो ये थे 1857 की क्रांति के कारण।